अभी तक सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा, उनसे हम डेटा प्रोसेसिंग पर ही फोकस कर पा रहे थे। सोचो जरा कि अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स आपने सी और सी प्लस प्लस में बनाए, वो सब प्रोग्राम्स में हम डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। डेटा कहां से आ रहा है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम लोग फोकस कर रहे थे डेटा प्रोसेसिंग पे। यानी हम लोगों को यह सीखना था कि भाई कैलकुलेशन कैसे करवाएं कंप्यूटर से, उसके लिए कोडिंग कैसे लिखते हैं, हम उस पर फोकस कर रहे थे। याद करिए, शुरुआत हमने करी थी 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाने से। अब हमारा मेन मकसद था कि ऐड कैसे होगा। फिर हमने एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए। आगे चल के फिर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम और एलसीएम कैलकुलेट करने का प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं। हम डेटा प्रोसेसिंग के टास्क को और कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे थे। हम लोगों ने नई नई चीजें सीखी, हमने लूप सीखा, इफल सीखा, स्विच सीखा, फंक्शंस बनाना सीखा, एरे स्ट्रिंग सीखा। हमने प्रोग्रामिंग इंग्रेडिएंट सीखे, लेकिन ये सब किस लिए थे? डेटा प्रोसेसिंग पे और ज्यादा हमारी कमांड बने, तरह तरह की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स उनको हम सॉल्व कर सकें। सी प्लस प्लस में जब हमने पढ़ा तो लॉजिक्स तो वही थे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट करता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग पे ध्यान दे, प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स बनाना सीख जाए कि भाई ये टास्क है, ये होगा कैसे, ये कैलकुलेशन करना है, ये होगा कैसे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डेटा जिस पे हमें कैलकुलेशन करना है वो कहां से आया और जो रिजल्ट आएगा उसका क्या करना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच के देखो, अगर 2 नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करने का आपने प्रोग्राम बनाया, कौन देगा तुम्हें 50,000 रुपए महीने की सैलरी सिर्फ एलसीएम का प्रोग्राम बनाने के लिए? एलसीएम कैलकुलेशन क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जितना सिंपल बात नहीं है। हो सकता है एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा हो, मे बी एशियन पेंट्स वालों ने आपको कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाओ कि यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आते हैं और घर पे पेंट करने का कितना खर्चा होगा वो जानना चाहते हैं, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। सो देयर आर वेरियस थिंग्स इन्वॉल्वड इन इट। ठीक है, तो जैसे मैं एलसीएम बोल रहा था, सोचो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने प्रोग्राम बनाया था। अभी इसमें ना आपको एरिया कई बार निकालना पड़ेगा कि दीवार की डायमेंशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, आपको ये पता लगाना है कि कितने एरिया पर पेंट होना है, फिर कौन सा टेक्सचर होना है, कौन सी कैटेगरी का पेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, कलर क्या है, वो सब बातें भी होंगी। इस बड़े से टास्क में एरिया कैलकुलेट करना एक छोटा सा टास्क है। तो हम एरिया क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि यूजर से 2 नंबर एंटर कराए और उसका एरिया कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दिखा दे। इतना सिंपल रिक्वायरमेंट कहां होगी आजकल? नहीं होगी ना, इतनी सिंपल रिक्वायरमेंट थोड़ी होगी कि आप कंपनी में जा रहे हो और कंपनी में आपको बोला जा रहा है कि यार आज ना सर्कल का एरिया निकालने का प्रोग्राम बनाना है आपको, ये टास्क है आपका। ऐसा क्लाइंट कह रहा है कि सर्कल का एरिया निकालने का प्रोग्राम बना के दो। ऐसा होगा क्या काम? नहीं होगा ना। तो एक्चुअली उसके आगे पीछे की भी कहानी होगी, पर्पस होगा कि भाई एरिया क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। वो जो डेटा लेकर आप कैलकुलेशन कर रहे हो और जो रिजल्ट आएगा उसका क्या करना है, उसकी भी अपनी स्टोरी है। डेटा कहां से जनरेट हुआ और जो रिजल्ट आपके कैलकुलेशन का हुआ उसका क्या करना है, उसका भी अपना कुछ सिनेरियो होगा, जिसको हम बॉदर ही नहीं कर रहे हैं अभी तक। हमें मतलब ही नहीं, हम तो बस एरिया कैलकुलेट कर दिया ना, हो गया था। और यही हम चाह रहे थे शुरुआत में कि आप बॉदर ना करें और आप सिर्फ कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस पर फोकस करें, और यही हमने अभी तक करा। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या मैं सी लैंग्वेज सीख जाऊंगा तो अच्छी जॉब लग जाएगी, क्या सी सी प्लस सीख जाऊंगा तो जॉब लग जाएगी? मैंने कहा अभी तुमने पानी में पैर ही नहीं रखा है बेटा, अभी तो बहुत कुछ है। कई तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, कई तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं। वेब एप्लीकेशन भी बनती है, मोबाइल एप्लीकेशन भी बनते हैं, क्लाउड एप्लीकेशन भी बनती हैं, एम्बेडेड एप्लीकेशन भी बनती हैं। और हमने अभी तक क्या सीखा? कंसोल एप्लीकेशन बनाना। कंसोल एप्लीकेशन में क्या था? ब्लैक आउटपुट स्क्रीन। ब्लैक आउटपुट स्क्रीन जो कि हमें बड़ा आउटडेटेड लगता है, ओल्ड फैशन लगता है। और हम जितने तमाम सॉफ्टवेयर एक्चुअल में एज अ यूजर यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, सब ग्राफिकल बेस्ड है। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है और हमें बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हम वो सब कब सीखेंगे और ये क्यों सीख रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन की क्या जरूरत है, अब तो ग्राफिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए। देखो समझो इस बात को, ऐसा क्यों नहीं होता था। ग्राफिकल एप्लीकेशन बनाने के लिए यू नीड टू लर्न मोर थिंग्स। ग्राफिकल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको काफी सारा कोड सिर्फ इस बात के लिए लिखना है कि वो स्क्रीन कैसे दिखे। यूजर से इंटरेक्शन का जो आपने इंटरफेस बनाना है उसको डिजाइन करना अपने आप में एक टास्क है। और ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसा डिजाइन करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर जीयूआई प्रोग्रामिंग से शुरुआत करते तो आपको इस डिपार्टमेंट पे भी शुरुआत से काम करना पड़ता, तो हम डेटा प्रोसेसिंग पे उतना फोकस नहीं कर पाते। इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म कंसोल एप्लीकेशन को चुना गया, जिसमें कि टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन होता है, स्क्रीन पे ब्लैक आउटपुट विंडो है, और सी में हम प्रिंटफ और स्कैनर पर 2 चीजें पढ़ के अपना काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम सी इन सी आउट से काम कर लेते हैं। तो हमें ज्यादा इस बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ता कि डेटा कहां से आएगा, हम यूजर से ले लेते हैं। डेटा का क्या करना है हम यूजर को दिखा देते हैं और हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो हमने कैलकुलेशन के दाएं बाएं जो स्टोरी है उसको बहुत मिनिमम कर दिया, ताकि हमारा फोकस पूरा प्रोसेसिंग पर है। इसलिए सी सी प्लस प्लस में कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाने की ही प्रैक्टिस अभी तक करते रहे। इनफैक्ट तुम जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ो, शुरुआत में कंसोल एप्लीकेशन बनाना ही सीखते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमारा मेन मकसद पहले क्या होता है? प्रोग्रामिंग स्किल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक इंग्रेडिएंट्स को, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को हम समझ लें। जब इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं तब फिर हम दूसरे तरह के एप्लीकेशंस पे जाते हैं। मतलब अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं या वेब एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं तो ये मान के चलेंगे कि आपको डेटा प्रोसेसिंग तो मालूम है। इसीलिए वो लोग जो डायरेक्टली सोचते हैं कि हम वेब एप्लीकेशन बनाना सीख लें, वो करियर में बहुत पिछड़ जाते हैं। आई होप ये डिस्कशन थोड़ा सा मीनिंगफुल रहा होगा आपको ये समझने के लिए कि हम क्यों कंसोल एप्लीकेशन अभी तक सीख रहे थे। डेटा प्रोसेसिंग अब हमने बहुत कर ली। अब हम इससे थोड़ा ऊपर उठ के दूसरे एस्पेक्ट से भी चीजों को देखेंगे। डेटा प्रोसेसिंग जब हम कर रहे हैं, मान लीजिए हमें एवरेज निकालना है, 3 नंबर का एवरेज निकालना है। आपने प्रोग्राम बनाया, यूजर से 3 नंबर एंटर करवाए, एवरेज कैलकुलेट किया, उसको रिजल्ट निकालिए। देखो भाई, 3 नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए कोई सॉफ्टवेयर तो यूज करेगा नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो कहां जरूरत पड़ती है एवरेज निकालने की? शायद स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में, जहां जनगणना का डेटा है जो हर 10 साल में कलेक्ट किया जाता है, आपको मालूम होगा।
और उसमें ये इंफॉर्मेशन है कि हर व्यक्ति की क्या आय है, इनकम पता है। अब हमें ये पता करना है कि पर्टिकुलर शहर में एवरेज इनकम क्या है। अब उस शहर में रहते हैं 30 लाख लोग। क्या आप ऐसा प्रोग्राम बनाओगे कि एंटर 30 लाख वैल्यूज? जस्ट इमेजिन, प्रैक्टिकल सिनेरियो, ऐसा ही तो रिक्वायरमेंट होगी। तो आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते ना कि 30 लाख डेटा एंटर कर रहे हैं हम एक एक करके, और 30 लाख डेटा एंटर करने में हमें शायद 6-7 महीने लगे, और उसके बाद फिर प्रोग्राम चला, उसने रन करके एवरेज निकाल के दे दिया आपको, प्रोग्राम बंद हो गया। कल फिर आपको जरूरत पड़ती है एवरेज निकालने की। अब आपने कहा कि नहीं, पूरे शहर का मत निकालो, उस मोहल्ले भर का निकाल लो। अच्छा, मोहल्ले में कितने लोग हैं? तो बोले 1 लाख लोग हैं। एंटर 1 लाख वैल्यूज। अगेन यू आर एंटरिंग द सेम वैल्यूज एंड यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट फॉर अनदर 1 मंथ। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो फिर कैसा होता है? एक बार इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए मेहनत की जा रही है, डोर टू डोर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के लोग या उनके वॉलंटियर जाते हैं और घर घर से डेटा कलेक्ट कर कर आते हैं। 10 साल में एक बार होता है ऐसा। अभी अगले साल होने वाला है, तो जनगणना वाले लोग आने चालू हो जाएंगे आपके यहाँ। ये साल लॉकडाउन नहीं होता तो अभी से प्रक्रिया चालू हो गई होती। तो क्या होगा ना कि ये जनगणना कर करके डेटा साल भर में इकट्ठा किया जाता है। साल भर में जब डेटा इकट्ठा किया जाता है तो इसको स्टोर करके रखा जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हो ना, वैसे डेटा स्टोर किया जाता है। आप मुझे बताओ, आपके कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर है वो किस तरह से स्टोर है? इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। कुछ भी डेटा आपके कंप्यूटर में स्टोर है तो वो फाइल के रूप में स्टोर है, जैसे एक्सेल फाइल होती है। तो ऐसे ही डेटा फाइल में स्टोर कर दिया, एक फाइल बनाई और फाइल के अंदर डेटा रख दिया, हर व्यक्ति के इनकम का डेटा उसमें रख दिया। अब हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें हम यूजर से डेटा नहीं लेना चाहते, मतलब प्रिंटर स्कैनफ नहीं करना चाहते। डेटा ऑलरेडी इस फाइल के अंदर मौजूद है। तो कीबोर्ड से डेटा लेने की बजाय आप क्या चाहोगे? डेटा कहां से ले लिया जाए? फाइल से ले लिया जाए। और ये अभी तक हमने नहीं सीखा है। सिमिलरली, जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आया वो भी हो सकता है कि हम फ्यूचर यूज के लिए कहीं प्रिजर्व करके रखना चाहें। तो जो रिजल्ट है उसको भी हमने किसी फाइल के अंदर राइट कर दिया, सो दैट कि फ्यूचर में हम उसको यूज कर पाए। समझ में आई बात? तो पहले तो अपने दिमाग में एक बात बिठाओ कि हमेशा डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा कीबोर्ड से ही नहीं लिया जाता, कभी कभी फाइल से भी लिया जाता है। इसी प्रकार से हमेशा रिजल्ट को मॉनिटर पे प्रिंट ही नहीं किया जाता, कभी कभी रिजल्ट को फाइल में स्टोर भी किया जाता है। आगे बात समझ में? अब वो कोडिंग जो अब हम सीखने जा रहे हैं, जिसके कारण किसी फाइल का डेटा आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें या अपने प्रोग्राम का डेटा किसी फाइल में स्टोर कर सकें, ये दोनों काम करने के लिए आपको जो कोड लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। जब आप फाइल का डेटा अपने प्रोग्राम में लेते हैं तो उसे रीड करना कहते हैं, और जब किसी प्रोग्राम में जो डेटा है उसको आप किसी फाइल में रखते हैं तो उसे राइट करना कहते हैं। जब आप यूजर से डेटा इनपुट मांगते हो कि एंटर 2 नंबर्स, एंटर योर नेम, तो वो कीबोर्ड से एंटर करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट करना और रीड करना एक ही बात है। कुछ आपके प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स में आ रहा है तो उसे इनपुट बोलेंगे। सीन से भी क्या करते हो? स्कैनफ से या सीन से करते क्या हो? कीबोर्ड से डेटा अपने वेरिएबल में लेते हो। अल्टीमेटली बाहर से वेरिएबल में डेटा आ रहा है ना। अगर मान लिया जाए कि ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है, ठीक है ना? ये हार्ड डिस्क है और ये रैम है, और रैम के अंदर हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए कुछ मेमोरी मिली है। अब अभी तक क्या हो रहा था? हमारे प्रोग्राम में थे वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स, और डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोड भी हुआ करता था। हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए जो मेमोरी मिली है उसमें क्या है? वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स हैं डेटा को रखने के लिए, और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उस डेटा को हैंडल करने के लिए। इन वेरिएबल्स में डेटा कहां से आता था? अभी तक कहां से आ रहा था? कीबोर्ड से। अभी तक हम कीबोर्ड से ले रहे थे, और जो डेटा वेरिएबल्स में एज अ रिजल्ट रहता था उसको हम कहां भेजते थे? मॉनिटर पे। तो हमारे वेरिएबल का डेटा कई बार हम मॉनिटर पे भेजते थे, एज अ रिजल्ट के रिजल्ट दिखाते थे, प्रिंट करवाते थे। हम इसको क्या बोलते थे? ये मॉनिटर पे जब प्रिंट करवाते थे हम बोलते थे आउटपुट कर रहे हैं, और इसको बोलते थे कीबोर्ड से जब डेटा हमारे वेरिएबल में आ रहा होता था हम उसको बोलते थे इनपुट कर रहे हैं। ये हमारे लिए इनपुट आउटपुट था। तो कोई चीज जब हमारे प्रोग्राम के वेरिएबल्स में आ रही है बाहर से, जैसे कि कीबोर्ड से, तो उसको इनपुट बोलेंगे। आ रही है इनपुट, हमारे प्रोग्राम के वेरिएबल से डेटा बाहर जा रहा है तो आउटपुट हो गया। अब वो बाहर किसी मॉनिटर पे जाए, प्रिंटर पे जाए या किसी फाइल में जाए, हमारे लिए तो आउटपुट है। डेटा चाहे कीबोर्ड से हमारे वेरिएबल में आ रहा हो, स्कैनर से हमारे वेरिएबल में आ रहा हो, या किसी फाइल को रीड करके हमारे वेरिएबल्स में आ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए वो सब कुछ इनपुट है। ठीक बात? ओके, व्हाट इज सी इन? सी इन क्या है? सीन एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। सीन ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीन ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इनपुट स्ट्रीम को, एक इनपुट स्ट्रीम को जो कि एसोसिएटेड है कीबोर्ड से, विथ सोर्स कीबोर्ड। नाउ व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम मतलब होता है बहाव, फ्लो, है ना? बहाव। हम बोलते हैं विंड स्ट्रीम, हवा का बहाव। वाटर स्ट्रीम, ठीक है? स्ट्रीम को अगर इमेजिन करो तो स्ट्रीम कैसा है? कुछ फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अगर कुछ फ्लो हो रहा है तो उसका कोई सोर्स है और कोई डेस्टिनेशन।
कहीं से वो आ रहा है ना, कहीं से फ्लो शुरू हुआ है ना, और कहीं पहुंच रहा है, तो वो डेस्टिनेशन हो गया, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो अभी इधर इनपुट के केस में बताओ, कीबोर्ड से डेटा हमारे वेरिएबल्स में आ रहा है, तो कीबोर्ड क्या हुआ, सोर्स हुआ ना, और हमारा वेरिएबल क्या हो गया, डेस्टिनेशन। तो डेटा का फ्लो कीबोर्ड से हमारे वेरिएबल की तरफ आ रहा है, तो इसको विजुअलाइज करो एज अ स्ट्रीम ऑफ जीरोस एंड वंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रीम। अब क्योंकि फ्लो, डेटा के फ्लो का डायरेक्शन टुवर्ड्स अ वेरिएबल, मतलब हमारे वेरिएबल में डेटा आ रहा है, इसलिए इसको इनपुट स्ट्रीम कहते हैं। ऐसा इनपुट स्ट्रीम, ऐसा इनपुट स्ट्रीम जिसका सोर्स कीबोर्ड है, उसको हम अपने प्रोग्राम में सीन ऑब्जेक्ट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम यूज करते हैं सी आउट। व्हाट इज सी आउट, ये भी प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो सी आउट है एक आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम विथ डेस्टिनेशन मॉनिटर। सी आउट एक आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें डेस्टिनेशन मॉनिटर, देखो हमेशा दो एंड पॉइंट्स होंगे स्ट्रीम के, चाहे इनपुट स्ट्रीम हो चाहे आउटपुट स्ट्रीम हो, दो एंड पॉइंट्स होंगे, कहीं से डेटा कहीं पर जा रहा है। तो आउटपुट स्ट्रीम में क्या हो रहा है, हमारे वेरिएबल्स का डेटा मॉनिटर पे जा रहा है, इसलिए तो आउटपुट क्या रहा है ना, क्योंकि हमारे वेरिएबल का डेटा बाहर जा रहा है ना, प्रोग्राम से मॉनिटर पे जा रहा है, और मॉनिटर क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन, वहां पहुंच रहा है। इसलिए सी आउट एक ऐसे आउटपुट स्ट्रीम को करता है रिप्रेजेंट जिसका डेस्टिनेशन मॉनिटर है। अच्छे समझ में आया सीन सी आउट क्या है, अच्छे समझ में आया स्ट्रीम का मतलब क्या, हम फर्क समझ पा रहे हैं किसको इनपुट स्ट्रीम बोलेंगे, किसको आउटपुट स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, अब सोचो कि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर कोई फाइल रखी हुई है, और इस फाइल के अंदर मुझे अपने वेरिएबल का डेटा पहुंचाना है, इस फाइल के अंदर मुझे अपने वेरिएबल का डेटा पहुंचाना है, तो इसको इनपुट बोलोगे कि आउटपुट बोलोगे, आउटपुट बोलोगे, वेरी गुड। और अगर फाइल से डेटा हमारे वेरिएबल में लाना होगा तो इसको क्या बोलोगे, इसको इनपुट बोलेंगे, ठीक बात। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूं कि जब वेरिएबल का डेटा फाइल के अंदर जा रहा है तो ये एक आउटपुट स्ट्रीम है, आउटपुट हो रहा है, तो ये एक आउटपुट स्ट्रीम है, और आउटपुट स्ट्रीम को यूज करना है तो आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जो इस आउटपुट स्ट्रीम को करे रिप्रेजेंट। देखो एक आउटपुट स्ट्रीम को आप अच्छे से जानते हो, किसको, सी आउट को। मुझे बताओ सी आउट एक आउटपुट स्ट्रीम है, और मुझे इस जगह पर जो आउटपुट स्ट्रीम चाहिए उसका सी आउट से क्या फर्क है, सी आउट से क्यों लगेगा, दोनों आउटपुट स्ट्रीम में अंतर किस बात का है, डेस्टिनेशन का, वरना दोनों आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि इस आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाला भी कोई ऑब्जेक्ट हो, आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाला कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसी तरीके से यहां पर मुझे इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाला भी ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखो सी प्लस प्लस में कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रीम्स, जिसमें से एक क्लास का नाम है iOS, और iOS की चाइल्ड क्लास है iStream, और iOS की एक और चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है OStream। iStream और OStream की एक कॉमन चाइल्ड क्लास है IOStream, ठीक है। iStream, iStream की एक और चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है IFstream, OStream की एक और चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है OFstream, और IOStream की एक चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है FStream। तो इनहेरिटेंस कुछ ऐसे हो रहा है। सीन किसका ऑब्जेक्ट है, iStream का, और सी आउट किसका ऑब्जेक्ट है, OStream का। हालांकि सच्चाई यह है कि सीन iStream की एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और सी आउट OStream की किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीन iStream की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो सीन iStream के मेंबर्स को कॉल कर सकता है। सिमिलरली सी आउट भी OStream के मेंबर्स को कॉल कर सकता है। फाइल हैंडलिंग में जो क्लासेस यूज होंगी वो ये तीन क्लासेस होंगी, ये फाइल हैंडलिंग में यूज होंगी। मुझे बताइए अगर मुझे इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो किस क्लास का बनाऊंगा, इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वेरी गुड। और अगर मुझे आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करना है तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। देखो फर्क इतना है कि सी आउट सीन बने हुए मिलते हैं आपको, और फाइल हैंडलिंग के लिए ऑब्जेक्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा। न केवल आपको ऑब्जेक्ट खुद बनाना पड़ेगा, डेस्टिनेशन या सोर्स भी आपको खुद तय करना पड़ेगा। आउटपुट स्ट्रीम के केस में डेस्टिनेशन आपको बताना पड़ेगा कौन सा रखें, और इनपुट स्ट्रीम के केस में सोर्स आपको बताना पड़ेगा क्या रखें, यानी फाइल। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग फाइल हैंडलिंग का पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया कि जब भी इनपुट रिलेटेड काम करना है, फाइल का डेटा हमारे वेरिएबल में लाना है, तो इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हमारे वेरिएबल का डेटा जब फाइल में पहुंचाना होगा तो ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अगर दोनों एट द सेम टाइम करना है तो एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
इन तीनों में से कोई भी क्लास अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो जरूरी है कि आप इंक्लूड करें एफ स्ट्रीम, ठीक है ना? ओके, अब ये सोचो कि फाइल हैंडलिंग का कोई भी काम करना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे लॉजिकली। सबसे पहले क्रिएट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो भी आपको जरूरत है इनपुट की आउटपुट की स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। पहले तो आप वो ऑब्जेक्ट बना लीजिए इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम जिसको भी रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम को कर रहा है रिप्रेजेंट। अगर आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेस्टिनेशन बताओ, इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सोर्स बताओ, ठीक है? तो असाइन डेस्टिनेशन फाइल टू आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, या फिर असाइन सोर्स फाइल टू इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो भी आपको रीड राइट का काम करना है वो करें और उसके बाद क्लोज द फाइल। तो बेसिकली ये जो सेकंड स्टेप है ना ये है ओपन द फाइल। फाइल को ओपन करना मतलब असाइन करना डेस्टिनेशन टू द आउटपुट स्ट्रीम या असाइन करना सोर्स फाइल टू द इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। रीड करना मतलब इनपुट करना, ठीक है? ये समझ में आ गई चार स्टेप्स लॉजिकली। चलिए अब मैं आपको फाइल में राइटिंग परफॉर्म करके बताता हूं, ठीक है? हमें अब क्या क्या देखना है मैं एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू राइट टेक्स्ट इन द फाइल। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हाउ टू राइट टेक्स्ट इन द फाइल, उसके बाद हाउ टू रीड टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल। पहले ये सिंपल दो काम हम लोग सीख लें, उसके बाद फिर हम कुछ और टास्क देखेंगे। क्लियर? एक काम करते हैं, एक नई फाइल एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे यहां पर एक और फाइल में बनाऊं, इसका नाम रख लेते हैं एफ हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग डॉट सीपीपी, और इसको ओपन कर लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, इसको जरूर इंक्लूड करना है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। सारा अभी तो बताया मैंने, एफ स्ट्रीम हेडर में ही उन फाइल्स की एंट्री है, उन क्लासेस की एंट्री है, उन क्लासेस के डिक्लेरेशन हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं, इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। ओके, तो अभी मैं सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूं, तो मुझे फाइल में डेटा राइट करना है, ठीक है? तो मैं कोई फंक्शन बना रहा हूं, लेट्स से वॉइड राइट टू फाइल। हम ये फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है? तो एक तो फाइल नेम चाहिए, फाइल नेम चाहिए, और दूसरी चीज चाहिए जो स्ट्रिंग मुझे इनपुट करवानी है, जो भी टेक्स्ट मुझे इनपुट करवाना है, तो कैर स्टीयर। अब मैंने कहा था आपको चार स्टेप है। पहली स्टेप क्या है, मुझे फाइल में राइटिंग करनी है ना, तो मैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं? ऑब्वियसली ऑफ स्ट्रीम का, क्योंकि मुझे फाइल में राइटिंग करनी है ना। ऑफ स्ट्रीम नाम रख लिया जैसे मैंने एफ आउट। क्या करने वाले हम लोग, हमारे वेरिएबल का डेटा फाइल में पहुंचाने वाले। पहली स्टेप समझ में आ गई, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब किस फाइल में राइट करना चाहते हो, फाइल भी सोच लो। एक काम करते हैं, यहां पर ये आपके बैच का फोल्डर मैंने अलग से बना के रखा हुआ है, देखो। अभी इसके अंदर एक फाइल बनाता हूं मैं, तो फाइल का नाम रखता हूं फाइल वन डॉट टीएक्सटी। फाइल वन डॉट टीएक्सटी, अभी है क्या इसके अंदर कोई फाइल वन डॉट टीएक्सटी? इसके अंदर देखो टीएक्सटी फाइल ही नहीं है। इसके अंदर या तो डॉट सीपीपी फाइल है, डॉट ओ फाइल है, डॉट टीएक्सटी फाइल है, लेकिन डॉट टीएक्सटी फाइल ही नहीं है। क्लियर? दिख रहा है सबको अच्छी तरीके से? ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, कोडिंग के जरिए कि आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट का कोई डेस्टिनेशन तय हो जाए। यही थी सेकंड स्टेप। आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कौन है? आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एफ आउट। नाम कुछ और भी रख सकते हो आप, एफ आउट रखना जरूरी नहीं है। तो ये एफ आउट आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसमें डेस्टिनेशन तय करना पड़ेगा। सी आउट में डेस्टिनेशन ऑलरेडी तय होता है, मॉनिटर, लेकिन एफ आउट में डेस्टिनेशन हमको बताना है। और इस काम को करने को हम क्या बोलते हैं, फाइल को ओपन करना। तो ये काम होता है एक ओपन नाम के फंक्शन से। ओपन डेफिनेटली ऑफ स्ट्रीम का मेंबर फंक्शन होगा, इसलिए आप इस तरीके से कॉल कर रहे हो। हमारी बात समझ में? एफ आउट डॉट ओपन इसलिए लिख रहे हो क्योंकि अरे यार सीवन डॉट सेट डेटा लिखते थे ना, तो कॉम्प्लेक्स क्लास आप बनाते थे, इसलिए आपको मालूम है कि हाँ कॉम्प्लेक्स क्लास में सेट डेटा है। अब ये सोच लो ना कि एफ आउट ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, तो ऑफ स्ट्रीम क्लास के अंदर ओपन फंक्शन बना होगा। इस ओपन फंक्शन के अंदर हमें आर्गुमेंट के रूप में देना होता है फाइल का नाम। आई क्या बात समझ में? इससे क्या होगा,
यहां पर हमारा प्रोग्राम जिस फोल्डर में है उसको बोलेंगे करंट फोल्डर। किस फोल्डर में हमारा प्रोग्राम? ये है हमारा प्रोग्राम, इस फोल्डर में। इस फोल्डर को करंट फोल्डर बोलेंगे। तो इस फोल्डर के अंदर फाइल 1.txt फाइल को ओपन करना हम चाह रहे हैं, इसलिए केवल फाइल का नाम दिया है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट करंट फोल्डर ही कंसीडर करता है। अगर फाइल किसी और फोल्डर में है तो पूरा पाथ लिखिए, डबल कोट्स में, जैसे मैंने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है विद एक्सटेंशन, आप पूरा पाथ लिखिए, इस ड्राइव के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। ये क्या है? डेस्टिनेशन। अभिषेक, करंट फोल्डर वही है जिसमें हमारा ये प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर हम कोडिंग कर रहे हैं। ये दिखाया ना मैंने आपको। आप कैसे लिखते हो? आप सी कोलन स्लैश फोल्डर नेम स्लैश फोल्डर नेम फिर फाइल नेम, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? ओके, तो अब क्या क्या हो चुका है? आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट बन गया और उसका डेस्टिनेशन भी तय हो चुका है कि वो क्या है, एक फाइल है। पर इस नाम की कोई फाइल क्या इस फोल्डर में एग्जिस्ट करती है? तो फिर ये ओपन फंक्शन इस नाम की फाइल को क्रिएट करके ओपन करेगा। देखो, अगर पहले से इस नाम की फाइल मौजूद होती तो उसको ओपन करता, नहीं है तो क्रिएट करेगा फिर ओपन होगा। क्लियर? तो ये ओपन फंक्शन की जिम्मेदारी है। अच्छा, जब मैं लिखता हूं सी आउट हेलो, इस लाइन को अच्छे से पढ़ो। इस लाइन में कहीं पर लिखा है क्या कि हेलो मॉनिटर पे ही जाएगा? फिर भी अंडरस्टूड है कि मॉनिटर पे जाने वाला है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि सी आउट एक ऐसा आउटपुट स्ट्रीम है जिसमें डेस्टिनेशन मॉनिटर पहले से फिक्स्ड है। उसी प्रकार से एफ आउट हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसका डेस्टिनेशन भी फिक्स कर दिया है, फाइल 1.txt। तो अगर मैं सी आउट की जगह एफ आउट लिख दूं तो ये हेलो कहां जाएगा? फाइल 1.txt में जाएगा, क्योंकि एफ आउट का डेस्टिनेशन फाइल 1 है और सी आउट का डेस्टिनेशन मॉनिटर था। क्लियर हुआ क्या? अब ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसको एफ आउट भी कॉल कर पा रहा है और सी आउट भी कॉल कर पा रहा है, क्योंकि ये ओ स्ट्रीम में बना हुआ ऑपरेटर है। देखो स्ट्रीम क्लासेस के डायग्राम को, ऑफ स्ट्रीम ओ स्ट्रीम की चाइल्ड क्लास है, इसलिए एफ आउट अपने पेरेंट क्लास के मेंबर को कॉल कर सकता है। इसीलिए सी आउट और एफ आउट दोनों ही ओ स्ट्रीम क्लास में बने इंसर्शन ऑपरेटर को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये फाइल में डेटा राइट हो चुका है और इसके बाद मैं फाइल को क्लोज करने के लिए लिखूंगा एफ आउट डॉट क्लोज। दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे मैंने कॉल किया राइट टू फाइल फंक्शन को, और उसमें फाइल, अरे मैंने ऊपर ये लिखा हुआ ना, ये यहां ना लिखकर यहां लिख दूं और यहां पर फाइल नेम लिख दूं। समझ में आया क्या? एक ही बात है। और क्या स्ट्रिंग फाइल में राइट करवानी है? हेलो राइट करवाना है ना, तो मैं इस जगह पर एस लिख देता हूं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप इस तरीके से करना चाहते हो या फिर आप ये चीज यहां पर ना लिखकर डायरेक्टली यहां लिखना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, आप कैसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो। ठीक है, तो यहां एस ना लिख के खुद ही हेलो लिख रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपने सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स पढ़े होंगे ना? अभी क्लियर है? अभी सिंपल कर दिया। साधव, ये फाइल का नाम है ना बेटा, स्ट्रिंग है ये। डबल कोट्स में क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग। क्लोज से ये आउटपुट स्ट्रीम का डेस्टिनेशन अब ये फाइल नहीं रह जाएगी और फाइल जो ओपन होकर रैम में आती है उसका पूरा कंटेंट हार्ड डिस्क में चला जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, जानबूझ के एक एक स्टेप को समझाने के लिए यहां पर गेट ch लगा रहा हूं, सो दैट एक एक लाइन का क्या अर्थ है उसको ध्यान से समझ पाए। समझ में आया क्या? 4 गेट ch है टोटल। ठीक है, ये आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा फोल्डर। क्या इसके अंदर कहीं पर फाइल 1.txt अभी मौजूद है? नहीं है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, अगर एक बार मैं रन हो गया तो यहां पर तुरंत फाइल बनेगी। तुरंत नहीं बनेगी, गेट ch लगा हुआ है क्योंकि। देखो मैं रन करता हूं, देखते हैं एक बार में चलता है कि नहीं चलता। ओके, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। ऑब्जेक्ट फाइल बनी और ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद ये गड़बड़ करने लगा। ओके, चलिए अब जरा देखिए आप ध्यान से। यहां फाइल हैंडलिंग डॉट सीपीपी फाइल थी, फाइल हैंडलिंग डॉट ओ फाइल भी बन चुकी है और फाइल हैंडलिंग डॉट exe फाइल भी बन चुकी है, तभी तो रन हो पाएगा। क्या फाइल डॉट फाइल 1.txt बनी क्या? अभी नहीं बनी। अभी कौन सी लाइन चल रही है कि स्क्रीन रुकी हुई है? राइट टू फाइल फंक्शन कॉल हो चुका है, उसके अंदर एफ आउट ऑब्जेक्ट भी बन चुका है, उसके बाद गेट ch चल रहा है, यानी लाइन नंबर 8। अब मैं अगर की प्रेस करूंगा तो क्या होगा? लाइन नंबर 8 तो कंप्लीट हो जाएगी, लाइन नंबर 9 भी चल जाएगी और लाइन नंबर 10 पे हम फिर रुक जाएंगे और लाइन नंबर 9 के चलने के कारण फाइल 1.txt फाइल क्रिएट होगी। तो अभी लेफ्ट साइड पे देखिए, अभी फाइल 1.txt नहीं है, मैं एक की प्रेस करने वाला हूं और आप देखेंगे तुरंत ही लेफ्ट साइड पे देखिएगा फाइल 1.txt बन जाएगा। ये एंटर कर रहा हूं, फाइल 1.txt देखिए आपको, ये बन गई फाइल। और अगर आप नोटिस करें
तो इस फाइल का साइज अभी 0 किलोबाइट है। देख पा रहे हैं, ये टेक्स्ट फाइल का साइज 0 किलोबाइट है, क्योंकि अभी तो ये एम्प्टी है ना फाइल, अभी तो ये फाइल एम्प्टी है। ओके, अब कौन सी लाइन चल रही है? लाइन नंबर 10। अब जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा, लाइन नंबर 10 में जो गेट ch है उसका काम ओवर हो जाएगा, और लाइन नंबर 11 चलेगी एफ आउट हेलो, तो हेलो किस में चला जाएगा? फाइल के अंदर। तो फाइल का साइज चेंज होगा क्या? 0 किलोबाइट से बढ़ेगा क्या? ओके, मैं अभी एक की प्रेस करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा क्या फाइल का साइज चेंज होता है। मेरे हिसाब से नहीं होगा। ये मैंने की प्रेस करी, फाइल का साइज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ भी चेंजेस हुए वो रैम में हुए, हार्ड डिस्क में अभी सेव नहीं हुआ है। जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे सेव करना पड़ता है ना, सेव जब तक नहीं करते वो सब कुछ रैम में होता है। अब जब लाइन नंबर 12 का गेट ch चल रहा है, इसलिए तो स्क्रीन रुकी हुई है। लाइन नंबर 12 में जो गेट ch है, अभी मैं की प्रेस करूंगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा और लाइन नंबर 13 चलेगी, और लाइन नंबर 13 के चलने के कारण जैसी फाइल क्लोज होती है तो रैम से पूरा डेटा हार्ड डिस्क में चला जाएगा, तो उसका साइज बढ़ जाएगा, file1.txt का साइज बढ़ जाएगा। और फिर मेन फंक्शन के अंदर मैंने गेट ch लगाया हुआ है, इसकी स्क्रीन रुकी रहेगी। देखो मैं की प्रेस करता हूं, आप देखेंगे फाइल का साइज चेंज होने वाला है। देखिए फाइल का साइज चेंज हो गया है, file1.txt सभी को दिख रहा है सुजीत, 1 किलोबाइट हो गया है। ठीक है, 1 किलोबाइट हो गया ये। एक्चुअल में साइज कम होगा, वो दिखाता है 1 किलोबाइट, लेकिन एक्चुअल में साइज वो राउंड फिगर में। मैं file1.txt पर राइट क्लिक करूं। अच्छा मुझे बताओ हमने क्या राइट किया? हेलो ना, हेलो में कितने लेटर है? 5। हर एक लेटर 1 बाइट लेगा, तो 5 बाइट ही तो गए ना। 1 किलोबाइट तो 1024 बाइट होता है। ठीक है, अभी लास्ट गेट से जो मेन फंक्शन वाला वो चल रहा है, मैं की प्रेस करूंगा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ये एंड हो गया, ये कोड ब्लॉक्स से भी बाहर आ गया। ठीक, अब देखो ये जो फाइल हमने बनाई file1.txt, इस पर राइट क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, तो एक्चुअल साइज पता चलेगा कितना है इसका एक्चुअल साइज। समझ में आया? 5 बाइट्स, ये एक्चुअल साइज है इसका। 5 क्यों है आपको समझ में आ गया? क्योंकि हेलो में 5 ही कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हमने फाइल बनाना सीख लिया, लेकिन क्या होता है ना, अब इस फाइल के कंटेंट को मुझे रीड करना है, तो अभी मैं कैसे रीड करूं? file1.txt पर डबल क्लिक करके नोटपैड की मदद से ओपन कर लेता हूं, उसमें हेलो दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन नोटपैड एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से भी तो फाइल हैंडलिंग ही हो रही है ना। ये काम तो हम अपने प्रोग्राम से भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब एक फंक्शन बनाऊं, रीड फ्रॉम फाइल। कैसे रीड होगा? फाइल बनाते टाइम डबल कोट्स में लगाया, बेटा स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग कैसे लिखते हो अनिरुद्ध, भूल गए क्या स्ट्रिंग लिखना? स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। यस, इफ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एफ नाम रख लेते हैं इसका। अगला काम क्या करेंगे? क्या करेंगे अगला काम? मेरे कहां से रीड करने लगे अभी से बताओ, पहले सोर्स तो बताओ, भूल गए 4 स्टेप। अभी तो सिर्फ इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट बना है, और वो इनपुट स्ट्रीम का सोर्स क्या है वो तो बताया नहीं। सीन में तो कीबोर्ड होता है मालूम है मेरे को, वो पहले से फिक्स है। तो कैसे करेंगे? एफ इन डॉट ओपन फाइल वन डॉट टीएक्सटी। आया समझ में? अब देखो फाइल वन डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल अगर करंट फोल्डर में होगी तो ये ओपन कर देगा, नहीं होगी तो ये नहीं कर पाएगा ना ओपन। ये क्रिएट नहीं करता फाइल, क्योंकि आपका इंटेंशन रीडिंग है, तो जो फाइल बनी नहीं है उसको कैसे रीड करोगे? तो ऑफ स्ट्रीम का ओपन फंक्शन और इफ स्ट्रीम का ओपन फंक्शन में ये फर्क है। ऑफ स्ट्रीम का ओपन फंक्शन अगर उस नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट कर देगा, जबकि इफ स्ट्रीम का ओपन फंक्शन क्रिएट नहीं करेगा। तो हमें चेक करना है फाइल ओपन भी हुई है कि नहीं हुई है, तो लिखेंगे इफ नॉट एफ इन सी आउट फाइल नॉट फाउंड। अगर फाइल ओपन नहीं हुई होगी तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, नॉट ऑपरेटर क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू, जिसके कारण इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम मैसेज प्रिंट कर देंगे फाइल नॉट फाउंड। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है तो एल्स में आ जाएंगे, और एल्स में आने का मतलब फाइल ओपन हो गई है। इसके बाद क्या करेंगे? रीडिंग। कैसे करें रीडिंग? एक एक कैरेक्टर को रीड कर लेते हैं, एक एक कैरेक्टर को रीड कर लेते हैं। तो मैं एक कैरेक्टर का वेरिएबल बना लेता हूं, और रीड करके क्या करूं? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूं, सो दैट हमको वेरीफाई हो जाए कि रीड हो गया है। तो सीएच के अंदर मुझे पहला डेटा रखना है। भाई जब आप ऐसे लिखते थे, इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब होता था? सीन ऐसी इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है जिसका सोर्स कीबोर्ड है, इसलिए अंडरस्टूड था कि डेटा कीबोर्ड से आएगा और सीएच में स्टोर होगा। अगर मैं यहां सीन की जगह एफ लिख दूंगा तो डेटा कीबोर्ड से नहीं आएगा, फाइल वन से आएगा, पर स्टोर तो सीएच में होगा। लेकिन ये पहला कैरेक्टर रीड हुआ है, बस एक कैरेक्टर। फाइल के अंदर हेलो लिखा हुआ है, एच जो पहला कैरेक्टर है वो आया सीएच में, तो उसको हमने प्रिंट करा दिया स्क्रीन पे। समझ में आया कुछ? फाइल के अंदर कोई नल कैरेक्टर नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन अगला कैरेक्टर रीड करने के लिए आपको दोबारा से इस लाइन को चलाना है, दोबारा से सी आउट करना है, तो ये तो रिपीट होगा। तो मैं लगाता हूं एक लूप। कब तक?
जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, और एंड ऑफ फाइल बताने के लिए फंक्शन है इफ स्ट्रीम के पास भी, ऑफ स्ट्रीम के पास भी, EOF, एंड ऑफ फाइल। ये रिटर्न करता है ट्रू अगर फाइल का एंड आ गया, और मैं चाहता हूं कि फाइल का एंड आ जाए तो लूप रुक जाए। तो जब फाइल का एंड नहीं आएगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करे तो मैं चाहता हूं लूप चले, मैंने यहां नॉट लगा दी। ये नॉट क्या करेगा? जब फाइल का एंड नहीं आया है तो इस कंडीशन को ट्रू बनवा देगा। तो फाइल का एंड नहीं आया है तो कैरेक्टर को प्रिंट करो और अगले कैरेक्टर को रीड करो और CH में ही लाके रखो, तो उसी CH वेरिएबल में दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा। लास्ट में FN डॉट क्लोज, दैट्स इट। अब मेन फंक्शन के अंदर राइट टू फाइल की जगह हम रीड फ्रॉम फाइल फंक्शन को कॉल करते हैं। देखिए स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है हेलो, समझ में आया? देखिए अच्छी तरीके से ये लूप लगाने का तरीका। पहला कैरेक्टर मैंने रीड कर लिया, उस कैरेक्टर को देखकर मुझे बताना है कि भाई एंड आ गया क्या फाइल का? नहीं आया तो चलो उस कैरेक्टर को प्रिंट कराओ और अगले कैरेक्टर को रीड करो। हमको कोई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने FN वाली लाइन लिखी है ना, ये फाइल से जब कैरेक्टर उठाती है तो इंटरनली फाइल पॉइंटर को एक आगे बढ़ा देती है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ने इंक्रीमेंट कर दिया होगा जिससे कि फाइल का अगला कैरेक्टर ऑटोमेटिकली रीड होगा। तो ये पहली बार जब FN वाली लाइन चली थी तो उसने पहला कैरेक्टर रीड किया था, दूसरी बार चली थी तो दूसरा कैरेक्टर रीड किया था, तीसरी बार चली थी तो तीसरा कैरेक्टर रीड किया था, एंड सो ऑन। आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं, जैसे लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाया था हमने, या स्क्वायर डॉट सीपीपी का प्रोग्राम बनाया था, या कॉम्प्लेक्स का प्रोग्राम बनाया था, कॉम्प्लेक्स डॉट सीपीपी, याद है? तो यहां पर फाइल वन डॉट टीएक्सटी लिखना जरूरी नहीं है, मैं यहां पर लिखता हूं कॉम्प्लेक्स डॉट सीपीपी। रन करते हैं, थोड़ा सा परेशान करेगा फिर चल जाएगा। ओके, दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम। ध्यान से पढ़ो ऊपर से। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड conio डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, सेमीकोलन, क्लास कॉम्प्लेक्स कर्ली ब्रैकेट प्राइवेट कोलन इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन पब्लिक कोलन। पढ़ पा रहे हो? लेकिन एक प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स डॉट सीपीपी फाइल के अंदर हमने स्पेस भी दी थी, जैसे इंट और ए के बीच में स्पेस थी वो नहीं आ रही है। लाइन चेंज भी की थी, न्यू लाइन भी था, पर वो नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब यह है कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए स्पेस, टैब और न्यू लाइन डिलिमिटर्स होते हैं, तो उनको एज अ डेटा वो ट्रीट नहीं करता, इसलिए उसको इग्नोर कर रहा है। इसीलिए मैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से फाइल के कैरेक्टर्स को रीड नहीं करता। इसकी जगह पर हम लोग यूज करेंगे FN डॉट गेट फंक्शन। गेट फंक्शन रिटर्न करके देगा हमें कैरेक्टर, काम वही हो रहा है, लेकिन ये स्पेस, न्यू लाइन, इन सबको भी रीड कर लेगा। समझ में आई बात? फिर से रन करता हूं, नाउ यू कैन सी दिस। पूरा प्रोग्राम दिख रहा है जो हमने कॉम्प्लेक्स डॉट सीपीपी में बनाया था। कोई भी प्रोग्राम यहां पर देख सकते हो आप। लेकिन अगर आपने सोचा अच्छा चलिए इसी प्रोग्राम को देखें, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम टू रीड इटसेल्फ, फाइल हैंडलिंग है ना, fhandling डॉट सीपीपी। ओके, समझ में आया? अभिषेक रीड तो जो करना है वो कर सकते हैं, जितना पोर्शन रीड करना है कर सकते हैं, पर आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि वो वर्ड कहां पर है। आपको पूरा इसलिए रीड करना पड़ता है क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि वो पर्टिकुलर वर्ड कहां पर है। सिक्योरिटी की टेंशन मत लो, उसके लिए अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। अब ये है टेक्स्ट फाइल्स, चाहे एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी हो, चाहे डॉट सी हो, चाहे डॉट सीपीपी हो, ये सब क्या होती है? टेक्स्ट फाइल्स। जो टेक्स्ट फाइल्स हैं उनको तो तुम सीधे सीधे रीड कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट फाइल्स होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सुनो ध्यान से, अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं होंगे। सुनना ध्यान से। डॉट सीपीपी फाइल, डॉट सी फाइल, डॉट टीएक्सटी फाइल, डॉट डीएटी फाइल, ये सारे वो फाइल फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रखते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो उनको रीड करना बहुत आसान है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग हो जाती है। लेकिन जो दूसरे फाइल फॉर्मेट्स हैं जैसे पीडीएफ, जेपीजी, MP3, ये फाइल फॉर्मेट स्पेशल फाइल फॉर्मेट्स हैं। इनमें डेटा सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होता, चाहे वो एक्सेल फाइल हो या डीओसी फाइल हो, डीओसी एक्स फाइल हो या पीपीटी फाइल हो। हमको भले ही उसमें टेक्स्ट दिखता होगा पर वो बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कंटेन करता है। अब वर्ड फाइल के अंदर इमेजेस भी आ सकती हैं, उसके अंदर हाइपरलिंक भी आ सकते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट भी आ सकता है, टेक्स्ट के भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बोल्ड है, उसका कुछ साइज है, उसका कुछ कलर है, उसका अंडरलाइन है, देयर आर सो मेनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो वो सिंपल टेक्स्ट फाइल नहीं है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है, इसलिए उनको रीड नहीं कर सकते तब तक जब तक कि उनका स्ट्रक्चर ना पता हो। इफ यू नो द स्ट्रक्चर देन यू कैन टेक द पेन ऑफ कोडिंग। कोडिंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी फिर उसकी, ठीक है? जैसे अब डॉट ओ फाइल को तुम पढ़ना चाहते हो, डॉट ओ फाइल टेक्स्ट फाइल नहीं है, पर तुम उसको पढ़ना चाहते हो, तुमने प्रोग्राम बना दिया। क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे इट इज नॉट वायरस सुजीत, दिस इज, सी, अगर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें उसमें कुछ इंग्लिश के लेटर्स उल्टे सीधे दिखाई देंगे। पता है ना, रशियन लैंग्वेज में ई उल्टा लिखा जाता है, पर वो ई नहीं होता, कुछ और होता है। नहीं आई बात समझ में?
अरे कुछ लेटर्स को तुम पहचान जाते हो रशियन लैंग्वेज में, क्योंकि वो देखने में इंग्लिश के कुछ लेटर्स जैसे होते हैं, भले ही रशियन लैंग्वेज में उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो, उसका मीनिंग अलग हो, तो तुम उसको जो इंटरप्रेट कर रहे हो एक्चुअल में वो है नहीं। इसी प्रकार से हमारे प्रोग्राम ने .o फाइल में जो सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस रखा था उसको इंटरप्रेट किया एज अ कैरेक्टर। नहीं आई बात समझ में? थोड़ी देर से आएगी तुम लोग समझ में। एक बात और सुनो, मान लो एक साउंड फाइल है, साउंड की फाइल है, उसके अंदर 0 1 ही तो होगा ना, फाइल के अंदर 0 1 ही तो होगा ना सीक्वेंस। अब हो सकता है यहां से यहां तक का जो 0 1 है ये साउंड की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता हो, यहां से यहां तक साउंड की दूसरी फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा हो सकता है, साउंड के डिफरेंट सिग्नल्स है ना ये। लेकिन तुम इसे टेक्स्ट फाइल मानते हुए रीड करोगे तो तुम सोचोगे कि ये चीज एक कैरेक्टर है, तो तुम सोचने लगोगे कि ASCII कोड है और इसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है, तुम उसको वो मान लोगे। ये एक्चुअल में साउंड फाइल थी, लेकिन सब कुछ इंटरनली 0 1 ही रहता है ना। टेक्स्ट फाइल में भी इंटरनली 0 1 ही है, साउंड फाइल में भी इंटरनली 0 1 है। अब उस 0 1 को देखकर अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसे मैं एज अ टेक्स्ट रीड कर लूं, तो फिर तो भाई देखो ऐसे ही कुछ दिखेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल थी नहीं। सारी बात समझ में? तुम नोटपैड से कहो कि वो MP3 फाइल रीड कर दे, तुम कभी करना नोटपैड से MP3 फाइल को रीड, ओपन कर देगा, ऐसी कुछ आउटपुट उसमें भी दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर जो साउंड के सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को वो टेक्स्ट के फॉर्म में रीड कर रहा है। तो तुमको ये गलतफहमी ना हो जाए कि अरे मैंने .o फाइल को रीड तो कर लिया, अरे कहां रीड कर लिया, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है इसमें? तो कुछ और लिखा है। आई बात समझ में? यस सिमरन। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट इससे थोड़ा सा अलग है। सर जैसे आपने सी लैंग्वेज में भी बताया था कि जो एड्रेस होता है, अगर हमें मतलब कि एड्रेस की जरूरत पड़ती, मतलब जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज रैम में स्टोर करने के लिए, यस यस, तो सर वैसा हमें नहीं करना पड़ता सी लैंग्वेज में या फिर सी प्लस प्लस में? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये हाई सर मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। मिडिल लेवल है तो हाई लेवल तो है ही ना। ओके हाँ, दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो अच्छा तो तो हमें सर मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होना है ना। ओके सर, मतलब जैसे कि ये पर थोड़ी सी मशीन पे डिपेंडेंट है ना सर, क्योंकि लो लेवल की भी रखती है क्वालिटीज। आप इसमें लो लेवल की कोडिंग भी कर सकते हैं, कर अच्छा नहीं रहे हम लोग, कर नहीं रहे हैं। सर, जैसे कि केपेबल है, लो लेवल प्रोग्रामिंग भी आपको इसमें सीखनी पड़ेगी अगर आपको साइड जाना है तो। आप असेंबली कोड भी लिख सकते हो सी के प्रोग्राम में। अच्छा, मतलब कि जहाँ पर भी हमें एड्रेस की जरूरत पड़ेगी तो क्या वो लो लेवल कोड मतलब कि? नहीं ऐसा नहीं सोचो, लो लेवल कोडिंग के लिए आपको थोड़ा सा अलग कोडिंग सीखनी पड़ेगी। ये जो अभी हमने सीखा ये हाई लेवल कोड सीखा है सी लैंग्वेज में। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है समझ में आ गया? सुजीत 256 आस्की कैरेक्टर्स हैं, इतने कीबोर्ड में कीज नहीं है, तो कुछ कैरेक्टर्स जो वो प्रिंट कर रहा है उनके आस्की कोड कुछ होंगे और विदिन 256 होंगे। आदर्श यही है बेटा, अलग कैसे हो सकता है? नहीं प्रशांत, सी प्लस प्लस में नहीं है। आदर्श आप सी लैंग्वेज की फाइल हैंडलिंग पढ़ के इसको कंपेयर कर रहे हो, हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं बेटा। फाइल हैंडलिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है तभी आप आगे चल के डीबीएम में समझ पाओगे। अभी मैंने सिर्फ आपको फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन दिया है आज की क्लास में। अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है? अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी और उस दिन मैं फाइल हैंडलिंग का थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी बताऊंगा और फाइल ओपनिंग मोड्स के बारे में भी बताऊंगा। ओके, क्या डाउट है आदर्श? आदर्श मैंने अनम्यूट किया, बोलो। ये सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट इसी से रिलेटेड है, बट सर हम जब इनपुट लेते हैं एबीसीडी, सर फॉर एग्जांपल एबीसीडी हम इनपुट लेते हैं, हाँ तो सर यहाँ पे तो एबीसीडी को 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो सर इंटरनल, कंपाइलर, हाँ 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 ठीक है। तो सर कंपाइलर कैसे समझाएगा, जैसे ASCII कोड को फिर 0 1 को ASCII में कन्वर्ट करता है, ASCII को फिर कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है, सर कंपाइलर कैसे ये सब करता है? तो ये डाउट। कंपाइलर को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत कहीं पड़ेगी नहीं, कैरेक्टर तो हमको दिखते हैं ना इंटरनली, तो सब कुछ 0 1 में ही रहता है ना, वो कन्वर्ट होता ही नहीं, वो कन्वर्ट तो सिर्फ हमको दिखाते वक्त होता है। सर फॉर एग्जांपल सर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, तो स्ट्रिंग पर 100 0 और 100 1 होते हैं, तो यहाँ पर कैसे सर समझे मशीन अंडरस्टैंड करता है कि ये कैरेक्टर ये है? नहीं मैं नहीं समझा, आपका सवाल नहीं समझ में आया मेरे को, क्या पूछना चाह रहे हैं? कंपाइलर कैसे समझेगा? ये सर नहीं तो कंपाइलर तो प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, एग्जीक्यूट तो कर नहीं रहा है। आप प्रोग्राम में अगर स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है ना, तो उसे मालूम है कि ये स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे, तो कैरेक्टर का ASCII कोड आ जाएगा वहां पर। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम जो कीबोर्ड से स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं, तो हाँ कीबोर्ड से वो 0 1 के फॉर्मेट पे जाके बफर में स्टोर होता है, तो सर वो तो जब कीबोर्ड से जब डेटा एंटर होता है बफर में जाता है तो वो तो सब कैरेक्टर ही होते हैं, सारे कैरेक्टर ही होते हैं। वो तो हम किस वेरिएबल में उसको पहुंचा रहे हैं, अगर इंट वेरिएबल में पहुंचा रहे हैं तो वो उसे इंट में कन्वर्ट करता है, फ्लोट वेरिएबल में पहुंचा रहे हैं तो फ्लोट में कन्वर्ट करता है। इसको बोलते हैं फिल्टरिंग करना। स्कैनफ में हम % लगा के % लगा के ये काम करते थे, है ना। सीन में तो आप ओवरलोडिंग कर चुके हो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की, तो जिस टाइप का वेरिएबल लिखते हो उस टाइप में कन्वर्ट होता है। ये सब समझे। ओके यस आदम बोलिए।
हेलो एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने अभी जो पहले कोड लिखा था आपने वो इरेज कर दिया था कंपाइलर विंडो पे। सर आपने वहाँ पर एक एयर टाइप का एक पॉइंटर बनाया था फाइल नेम। हाँ। और सर जब आप उसमें डबल कोट्स में file1.txt पास कर रहे थे हाँ। तो सर पॉइंटर में जैसे हमें पता है कि एड्रेस जाएगा, तो सर ये किस चीज़ का एड्रेस है? देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट जब भी लिखते हो वो उसी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का F का। एड्रेस माना जाता है। यस ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए अभी क्लास एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचा हुआ पोर्शन देखेंगे। कल जो क्लासेस हैं वो एज इट इज चलेंगी। आपकी क्लास तो ऑल्टरनेट है, अब आपकी क्लास तो परसों आएगी, है ना। चलिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।